बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा, लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने बैक्टीरिया की ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को डिस्कस किया था। आज के इस टॉपिक में हम लोग बैक्टीरियल कंट्रोल के बारे में बात करेंगे। बेटा, हम अच्छी तरह जानते हैं कि बैक्टीरिया दो तरह के हैं। एक तो वो हैं जो इंसान के लिए नुकसानदेह हैं, दूसरे कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे फायदे में आते हैं, यूजफुल हैं। तो स्पेसिफिकली अभी हम लोग उन बैक्टीरिया के बारे में बात करना चाहते हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं, कि उनको किस तरह हम कंट्रोल कर सकते हैं, तरीकाकार कौन कौन से हैं, केमिकल्स कौन कौन से हैं। तो आए डिटेल से जरा बात करते हैं बैक्टीरियल कंट्रोल पर। बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन बैक्टीरियल कंट्रोल के बारे में हमसे पूछा जाएगा, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ बैक्टीरियल कंट्रोल, कि बैक्टीरिया को कंट्रोल करने की आखिर जरूरत क्या है। तो सबसे पहले तो ये बात याद रखिएगा, घरों में यानी होम्स में बैक्टीरिया को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर हम बैक्टीरिया को कंट्रोल नहीं करेंगे घरों में, तो हमारे बच्चे, बूढ़े, जवान सब मुख्तलिफ तरह की इंफेक्शियस बीमारियों में मुब्तला हो जाएंगे। इसलिए घरों में इस बैक्टीरिया का, हार्मफुल बैक्टीरिया का कंट्रोल किया जाना बहुत जरूरी है। अगर बेटा बात करें इंडस्ट्री की, तो फूड इंडस्ट्री है, मुख्तलिफ तरह की कमोडिटीज वो प्रिपेयर करते हैं, बिवरेजेस, ब्रेड वगैरह। तो अगर बेटा वो बैक्टीरिया को अपनी इंडस्ट्री में, अपनी फैक्ट्री में कंट्रोल नहीं करेंगे, तो यकीनन जो प्रोडक्ट वो बनाएंगे डेफिनेटली बैक्टीरिया उनको स्पॉइल कर देंगे। इसलिए इंडस्ट्री में भी बैक्टीरिया को कंट्रोल किया जाना बहुत जरूरी है। सिमिलरली मेडिकल फील्ड में मुख्तलिफ तरह की एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं और मुख्तलिफ तरह के केमिकल्स प्रिपेयर किए जाते हैं। तो अगर हम लोग मेडिकल फील्ड में इसे कंट्रोल नहीं करेंगे, एक तो एंटीबायोटिक्स हमारी बजाते खुद खराब हो जाएंगी, नंबर 2 अगर गलती से ये एंटीबायोटिक जो खराब हो चुकी हैं किसी पेशेंट को दे दी गई, तो डेफिनेटली उसकी सेहत के लिए भी ये ठीक नहीं होगा। इसलिए मेडिकल फील्ड में भी बैक्टीरिया को कंट्रोल किया जाना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर हम बात करें हॉस्पिटल्स में, आप जानते हैं अच्छी तरह मुख्तलिफ तरह की सर्जरीज परफॉर्म की जाती हैं। तो अगर वहां पर बैक्टीरिया को कंट्रोल नहीं किया जाएगा, तो वो जो सर्जरी करने के लिए कट लगाए होंगे, वहां से बैक्टीरिया जिस्म के अंदर जा सकते हैं और मुख्तलिफ तरह की बीमारियां काज कर सकते हैं। दैट इज व्हाई वी से घरों में, इंडस्ट्री में और मेडिकल फील्ड में हर जगह बैक्टीरिया को कंट्रोल किया जाना बहुत जरूरी है। बाय कंट्रोलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म वन कैन, यानी अगर कोई बंदा बैक्टीरिया को कंट्रोल करेगा तो उसे इसका बेटा क्या फायदा होगा। ही कैन प्रिवेंट एंड कंट्रोल डिजीज। अगर बेटा बात की जाए प्रिवेंट की, तो अगर हम बैक्टीरिया को कंट्रोल कर लें तो बीमारी लगेगी ही नहीं। प्रिवेंट का मतलब होता है बच जाना, रोक देना। तो हम बीमारियों को अपने ऊपर हमला करने से रोक देंगे। So by controlling the bacteria, we can prevent the disease and we can control the disease. That is why the control of microorganism is very essential. दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम लोग बैक्टीरिया को कंट्रोल कर लें, तो स्पॉइलेज ऑफ फूड, यानी बहुत सारी फूड हमारी स्पॉइल हो जाती है बैक्टीरियल अटैक की वजह से। अगर हम बैक्टीरिया को कंट्रोल कर लेंगे तो ये खुराक जो हमारी जाया हो जाती है, इसे भी सेव किया जा सकता है। एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट,
और पहले भी जिक्र किया कि ब्रेड इंडस्ट्री है, लीकर इंडस्ट्री है, बिवरेजेस हैं, ये भी बैक्टीरिया के हमले की वजह से खराब हो जाते हैं, तो इनको भी बचाया जा सकता है। अगर बेटा हम लोग बात करें मेथड्स ऑफ बैक्टीरियल कंट्रोल, वैसे तो बैक्टीरिया को कई तरीके हैं जिनकी मदद से कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि हमारे सिलेबस में 2 मेथड मेंशन हैं तो हम इन्हीं को 1 बाय 1 डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो बेटा उनमें से एक मेथड है फिजिकल कंट्रोल या फिजिकल मेथड, और दूसरा है केमिकल कंट्रोल या फिर केमिकल मेथड। तो बेटा याद रखिएगा, फिजिकल कंट्रोल में कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल करके हम बैक्टीरिया को कंट्रोल करते हैं। इसमें या तो हम स्टीम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब स्टीम होती क्या है? बॉइल्ड वाटर के ऊपर से जो हमें वेपर मिलते हैं उसे बेटा नाम दिया जाता है स्टीम का, और इसका टेम्परेचर, वैसे बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन स्टीम का टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर हम ड्राई हीट को इस्तेमाल कर सकते हैं बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए, या फिर मुख्तलिफ तरह की गैसेस हैं जो बैक्टीरिया के लिए हार्मफुल हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा फिल्ट्रेशन प्रोसेस, यानी किसी चीज को फिल्टर कर लेते हैं कुछ इस तरह कि बैक्टीरिया फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे और जिस चीज को फिल्टर किया वो फिल्ट्रेट की शक्ल में नीचे फनल में या जो भी नीचे बर्तन रखा हुआ होगा वहां चली जाएगी। इसके अलावा रेडिएशन को इस्तेमाल किया जा सकता है फिजिकल मेथड में बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए। तो बेटा फिजिकल मेथड में एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म इस्तेमाल होती है स्टेरिलाइजेशन। तो हमें अच्छी तरह पता होना चाहिए कि स्टेरिलाइजेशन किसे कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच वी यूज फिजिकल एजेंट्स टू कंट्रोल बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन। यानी बैक्टीरिया को कंट्रोल करने का वो तरीका जिसमें हम लोग फिजिकल मेथड या फिजिकल चीजें इस्तेमाल करेंगे, तो इसे नाम दिया जाएगा स्टेरिलाइजेशन। एमसीक्यूज में बेटा एक और क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, स्टेरिलाइजेशन इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। यानी स्टेरिलाइजेशन वो अमल है जिसमें हम किसी भी चीज में मौजूद, मिल्क में मौजूद तमाम बैक्टीरिया को मुकम्मल तौर पर मार देते हैं। That is why it is written sterilization is the destruction of all life forms. अच्छा बेटा एक और बात याद रखिएगा, हाई टेम्परेचर इज यूजुअली यूज्ड इन माइक्रोबियल लैब्स। अगर हमें पूछा जाए कि माइक्रोबियल लैब्स के अंदर किस तरह बैक्टीरिया को कंट्रोल किया जाता है फिजिकल मेथड के जरिए, तो हम कहेंगे कि हाई टेम्परेचर जो है ये बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है लैब के अंदर। इसके अलावा ड्राई हीट और वेट हीट दोनों को बैक्टीरिया के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन दोनों के काम करने का तरीका जो है वो मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ है। यानी ड्राई हीट किसी और तरीके से बैक्टीरिया को कंट्रोल करती है, जबकि वेट हीट किसी और तरीके से बैक्टीरिया को कंट्रोल करती है। अगर बेटा बात की जाए कि मॉइस्ट हीट किस तरह बैक्टीरिया को कंट्रोल करती है, तो याद रखिएगा, इट कॉज कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन। ये बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में मौजूद प्रोटीन की तोड़-फोड़ कर देती है, उसकी स्ट्रक्चर को तबाह कर देती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जिंदा नहीं रह पाता और मर जाता है। पिछले टॉपिक में आपको याद होगा जब हम लोगों ने बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था, तो उधर मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर सेल मेम्ब्रेन में थोड़ी सी भी लीकेज हो जाए तो साइटोप्लाज्म में मौजूद एसेंशियल बायोमॉलिक्यूल और इलेक्ट्रोलाइट वो सेल से बाहर आ जाएंगे।
अब यही तो वो मॉलिक्यूल थे जो सेल की जिंदगी को मेंटेन किए हुए थे, तो डेफिनेटली अगर ये बाहर आ जाएंगे तो सेल जिंदा नहीं रहेगा। इसलिए माइस्ट हीट जो है वो सेल मेम्ब्रेन में मौजूद प्रोटीन की स्ट्रक्चर को तबाह करती है, उसकी पोरेसिटी को चेंज करती है और बैक्टीरिया को मार देती है। इन कंपैरिजन अगर हम लोग ड्राई हीट की बात करें, इट कॉजेज ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो ये सेल मेम्ब्रेन में मौजूद लिपिड्स की ऑक्सीडेशन कर सकती है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म में मौजूद मुख्तलिफ एंजाइम्स हैं, उनकी ऑक्सीडेशन कर सकती है। तो डेफिनेटली ऑल दी बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल्स दे आर कंट्रोल्ड बाय एंजाइम। अगर उन एंजाइम की बेटा ऑक्सीडेशन हो जाएगी, वो अपनी स्ट्रक्चर्स को मेंटेन नहीं रख पाएंगे, तो डेफिनेटली मर जाएंगे। सो ड्राई हीट ऑक्सीडेशन करती है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की और इस तरह बैक्टीरिया को कंट्रोल करती है। अच्छा बेटा, टेम्परेचर, मॉइस्ट हीट और ड्राई हीट के अलावा रेडिएशंस को इस्तेमाल किया जाता है बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बिलो 300 नैनोमीटर आर इफेक्टिव। तो इसके लिए जो रेडिएशन इस्तेमाल की जाती है उनकी वेवलेंथ 300 नैनोमीटर से छोटी होनी चाहिए। ज्यादातर के रेडिएशन गैमा रेडिएशन होती हैं। अब बेटा यहां पर एक क्वेश्चन ये है कि 300 नैनोमीटर या इससे छोटी रेडिएशन ही को क्यों इस्तेमाल करेंगे। तो बेटा मैं थोड़ा सा आपको समझाता चलूं कि फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 5 में आप लोगों ने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में पढ़ा था। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी आपको बताया गया था कि जो लाइट है या एनर्जी है ये किसी जिस्म से ना तो कंटिन्यूअसली एमिट होती है ना ही कंटिन्यूअसली किसी बॉडी में अब्सॉर्ब होती है, बल्कि ये छोटे छोटे पैकेट्स की शक्ल में एमिट होती है या छोटे छोटे पैकेट्स की शक्ल में ही अब्सॉर्ब होती है। इन छोटे पैकेट्स को बेटा आप लोगों ने उधर नाम दिया था क्वांटम का। इन केस ऑफ लाइट, अगर ये लाइट एनर्जी है तो इन छोटे पैकेट्स को एक खास नाम दिया था फोटॉन का। मैक्स प्लांक्स ने हमें बताया था कि ये जो छोटे पैकेट्स हैं इनकी एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। फिर उसने इस इक्वेशन को चेंज किया था, प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म किया था और प्लांक्स कांस्टेंट लगाया था। फिर बेटा वो इस इक्वेशन को फर्दर डिराइव करता है और बताता है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। इस इक्वेशन को भी बेटा कांस्टेंट लगाया था उसने और कहा था इट विल बी इक्वल टू c by lambda। इन प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट रखा था। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अगर हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह की आ जाएगी। E is equal to h c by lambda। In this equation, this lambda is the wavelength and it is the energy of the photon or quantum। तो बेटा ये रिलेशन हमें बता रही है कि एनर्जी का और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन है। इट मीन अगर वेवलेंथ छोटी होगी तो एनर्जी उस पैकेट के अंदर ज्यादा होगी, अगर वेवलेंथ बड़ी होगी तो एनर्जी उसके अंदर बेटा कम होगी।